हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कानूनों का निर्वचन की वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आप लोगों के राजस्थान जेएलयू फॉर्म जो आप लोग डाले हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, दंड कानूनों का कठोर अर्थान्वयन किया जाता है, इसका लाभ मिलता है। ऑप्शन 1 अभियुक्त को, 2 अभियोजन को, 3 सभी वादकारियों को, 4 उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 अभियुक्त को। अगला प्रश्न है 2 निर्वचन का सामान्य सिद्धांत है। ऑप्शन है हमारा 1 कानून को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, 2 अर्थान्वयन अमान्य से मान्य करना अच्छा है, 3 अर्थान्वयन साचर्येण ज्ञायते, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 3 नॉसिटर अस सोसाइटीज़ का अर्थ है। ऑप्शन 1 साहचर्य से जानना, 2 स्वर्णिम नियम, 3 सामंजस्यपूर्ण निर्वचन, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 साहचर्य से जानना। अगला प्रश्न है 4 एक्स विसेरिबस एक्टस का अर्थ है। ऑप्शन है हमारा 1 कानून का निर्वचन अधिनियम के चारों कोनों के बीच ही किया जाना चाहिए, 2 मान्य से अमान्य करना अच्छा है, 3 समरूप अभिव्यक्तियां समान अर्थ रखती हैं, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कानून का निर्वचन अधिनियम के चारों कोनों के बीच ही किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 5 रिष्टि का नियम अनिष्ट परिहार नियम सप्रयोजन अर्थान्वयन उस दशा में लागू किया जाता है जब कानून के ऑप्शन 1 2 अर्थ निकलते हों, 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों, 3 कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 अर्थ निकलते हों। अगला प्रश्न है 6 निर्वचन का प्रथम सिद्धांत है। ऑप्शन है 1 शाब्दिक व्याकरणिक निर्वचन, 2 स्वर्णिम नियम, 3 सजातीय अर्थान्वयन, 4 रिष्टि का नियम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 ऑप्शन नंबर 1 शाब्दिक व्याकरणिक निर्वचन। अगला प्रश्न है सर्वाधिक सुरक्षित नियम किस नियम सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन 1 अनिष्ट परिहार नियम को, 2 स्वर्णिम नियम को, 3 रिष्टि के नियम को, ऑप्शन 4 शाब्दिक निर्वचन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 रिष्टि के नियम को। अगला प्रश्न है हमारा 8 भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था। तो इसका ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन 2 सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 3 केशवानंद बनाम केरल राज्य, ऑप्शन 4 A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 अधिनियम का सार महत्वपूर्ण होता है, उसका बाह्य स्वरूप नहीं, किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है 1 सार एवं मर्म से, 2 आभासी विधायन से, 3 राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन से, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आभासी विधायन से। अगला प्रश्न है 10 रिष्टि के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन है 1 हेडले के मामले में, 2 RMD चमरबाग बनाम भारत संघ, 3 कनाई लाल बनाम परम निधि, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हेडले के मामले में। अगला प्रश्न है 11 शाब्दिक या व्याकरणिक निर्वचन
के संबंध में कौन सी गलत है? ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे गलत पूछा हुआ है, गलत है। तो ऑप्शन है हमारा एक, न्यायालय को साम्य, न्याय व शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए विधि की भाषा में सुधार, संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार है। ऑप्शन दो, न्यायालय द्वारा केवल शब्दों, वाक्यों, खंडों, व्याकरण और पदों से ही अर्थान्वयन किया जाना चाहिए, चाहे न्यायालय के समक्ष इसका परिणाम अव्यवहारिक ही क्यों न आए। ऑप्शन तीन, शब्दों को इनके शाब्दिक, व्याकरणिक, साधारण, स्वाभाविक एवं प्रचलित अर्थ में ही समझा जाना चाहिए। ऑप्शन चार, न्यायपालिका विधायिका द्वारा निर्मित संविधियों की भाषा में किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, न्यायालय को साम्य, न्याय व शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए विधि की भाषा में सुधार, संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, दांडिक विधि के अर्थान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है एक, अपराध के लिए प्रयुक्त शब्दों में कोई संदिग्धता हो तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा। दो, दांडिक विधि का निर्वचन कठोरता से किया जाना चाहिए। तीन, दांडिक विधि के संदर्भ में अधिकारिता तथा प्रक्रिया के कानून को उदाहरण से निर्वचन करना चाहिए। चार, दांडिक विधियों का कभी भी भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं हो सकता, अर्थात इनका प्रवर्तन सदैव भविष्यलक्षी होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, दांडिक विधान के संदर्भ में अधिकारिता तथा प्रक्रिया के कानून को उदारता से निर्वचन करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 13, जब किसी कानून के एक से अधिक उपबंध एक दूसरे के विरुद्ध हों तो न्यायालय उन उपबंधों का निर्वचन इस प्रकार करने का प्रयास करता है जिससे यदि संभव हो तो सभी उपबंधों में सामंजस्य बना रहे एवं कोई उपबंध प्रभावहीन न हो जाए। यह निर्वचन का आधार है ऑप्शन एक, समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन, दो, शाब्दिक निर्वचन, तीन, स्वर्णिम नियम, चार, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक, समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन। अगला प्रश्न है 14, संशोधन अमेंडमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? ऑप्शन एक है, संशोधन में संविधि के क्षेत्र में परिवर्तन होता है, इसके उपबंधों का कम या ज़्यादा किया जाता है, अर्थात घटाया या जोड़ा जाता है। ऑप्शन दो, न्यायपालिका को संशोधन को पुनर्विलोकन करने का अधिकार नहीं है। तीन, संशोधन को मान्यता देना तथा अमान्य करना न्यायपालिका के क्षेत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन चार, संशोधन के मामलों में निर्वचन के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक, संशोधन में संविधि के क्षेत्र में परिवर्तन होता है, इसके उपबंध का कम या ज़्यादा किया जाता है, अर्थात घटाया या जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, अमान्य से मान्य करना अच्छा है, अट रेस मैगिस वैलिएट कॉम पैरिएट के निर्वचन के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक, जब किसी उपबंध के दो निर्वचन संभव हो तब न्यायालय को ऐसा अर्थान्वयन करना चाहिए जो उस प्रयोजनार्थ अनुकूल हो जिसके लिए संविधि का निर्माण किया गया है, न कि ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए जिससे कि संविधि के प्रयोजन की पूर्ति में रास्ते में रोड़ा अटके। ऑप्शन दो, दोनों अर्थान्वयनों में से जिससे विधायिका के उद्देश्यों की प्राप्ति हो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, जबकि जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति न हो उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन तीन, यदि किसी उपबंध के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उस अर्थ को स्वीकार करना चाहिए जो प्रयुक्त शब्दों को प्रभावी बनाए, जबकि निष्प्रभावी बनाने वाले अर्थ को अस्वीकार कर देना चाहिए। इसका और ऑप्शन चार है, चार, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चार, उपयुक्त सभी सही है।
अगला प्रश्न है 16। जब किसी कानून की भाषा संदिग्ध होने के कारण एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो न्यायालय लागू करेगा। ऑप्शन 1 अमान्य से मान्य करना अच्छा है। 2 सामंजस्यपूर्ण निर्वचन। 3 सजातीय अर्थान्वयन। 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 अमान्य से मान्य करना अच्छा है। अगला प्रश्न है 17। कर कानून का निर्वचन। ऑप्शन 1 कठोरतापूर्वक करना चाहिए। 2 संदेहास्पद स्थिति होने पर इसका लाभ करदाता को दिया जाना चाहिए। 3 सामान्यतः कर कानूनों का भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं होता है एवं जब तक कि विधायिका का ऐसा स्पष्ट आशय न हो कर कानूनों का प्रवर्तन भविष्यलक्षी ही होता है। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कठोरतापूर्वक करना चाहिए। अगला प्रश्न है 18। आदेशात्मक संविधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 आदेशात्मक संविधियों के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होता है। ऑप्शन 2 आदेशात्मक संविधियों में सामान्यतः करेगा, अवश्य करेगा या ऐसा करना विधि युक्त होगा आदि शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन 3 आदेशात्मक संविधियों के निर्देशों का सारवान रूप से अनुपालन कर लेना पर्याप्त होता है। ऑप्शन 4 ऐसी संविधियों का निर्वचन कठोरता से किया जाना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आदेशात्मक संविधियों के निर्देशों का सारवान रूप से अनुपालन कर लेना पर्याप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत में विधायिका अपने मूलभूत विधायन संबंधी कार्यों को ऑप्शन 1 प्रत्यायोजित कर सकती है। 2 प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है। 3 विधायिका के विवेक पर निर्भर है। 4 मंत्रिपरिषद के विवेक पर निर्भर है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसका कठोर अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 1 हितप्रद संविधियों का। ऑप्शन 2 कर संबंधी संविधियों का। ऑप्शन 3 दांडिक संविधियों का। ऑप्शन 4 राजस्व संविधियों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 हितप्रद संविधियों का। अगला प्रश्न है 21। संविधान के निर्वचन में उच्चतम न्यायालय ने निम्न सिद्धांतों की चर्चा की है। ऑप्शन 1 सार और मर्म का सिद्धांत। 2 आभासी विधायन का सिद्धांत। 3 भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 22। उपचार हेतु जो प्रयोजनप्रद अर्थान्वयन किया जाता है उसका किससे संबंध है। ऑप्शन 1 सामंजस्यपूर्ण समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन। 2 शाब्दिक अर्थान्वयन। 3 दृष्टि का नियम। 4 स्वर्णिम नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दृष्टि का नियम। अगला प्रश्न है 23। निरसन रिपील के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 निरसन में न्यायपालिका को पुनर्विलोकन करने का अधिकार नहीं है। 2 निरसन का मान्य या अमान्य करना न्यायपालिका के कर्तव्य का ही भाग है। 3 निरसन में निर्वचन के सिद्धांत लागू नहीं किए जाते हैं। 4 निरसन में संविधि का संपूर्ण अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 निरसन का मान्य या अमान्य करना न्यायपालिका के कर्तव्य की का ही भाग है। अगला प्रश्न है 24 ... का तात्पर्य किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर संपूर्ण कानून की विस्तार पूर्वक अभिव्यक्ति करना होता है जिसमें पूर्ववर्ती सभी विधिक प्रावधानों एवं विषयों से संबंधित सामान्य कानून के नियमों को सम्मिलित करने का प्रयास प्रारूपकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है 1 समेकनकारी कानून। 2 संहिता कानून। 2 है इसका संहिताकारी कानून। 3 संशोधनकारी कानून। 4 आदेशात्मक कानून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 संहिताकारी कानून। अगला प्रश्न है 25।
एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन करता है कौन से सूत्र पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सप्रेसियो यूनियस पर्सोने विल रेल एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस। अगला प्रश्न है 26, भारत व अन्य देशों में नैसर्गिक न्याय की कौन से सूत्र मान्यता प्राप्त कर चुके हैं? ऑप्शन है हमारा 1, कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता, नेमो ज्यूडेक्स इन काजा सुआ। 2, दूसरे पक्ष को भी सुनने का अवसर दो, ऑडी अल्टरम पार्टम। ऑप्शन 3, 1 व 2। ऑप्शन 4, न तो 1 व न ही 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न है 27, निम्न कथनों में सत्य कथन है? 1, अधिनियम का सार महत्वपूर्ण है, उसका बाह्य स्वरूप नहीं। 2, यदि विधान प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनाया जा सकता तो वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं बनाया जा सकता। 3, जहाँ किसी केंद्रीय अधिनियम का किसी विशिष्ट दिन को प्रवर्तन में आना अभिव्यक्त नहीं है, वहाँ वह उस दिन को प्रवर्तन में आएगा जिस दिन को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन से मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का अंग माना गया है? तो इसका ऑप्शन है 1, IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 2, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। 3, SR बोमई बनाम भारत संघ। 4, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका राइट आंसर है SR बोमई बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है 29, भारत के संविधान की उद्देशिका के मूल पाठ का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1, सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त करना। 2, भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराना। 3, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। 4, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अगला प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से किसका उदार अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन 1, उपचारी संविधियों का। 2, प्रक्रिया संबंधी संविधियों का। 3, असामर्थ्यकारी संविधियों का। 4, हितप्रद संविधियों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असामर्थ्यकारी संविधियों का। अगला प्रश्न है 31, निर्देशात्मक संविधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, निर्देशात्मक संविधियों में सामान्यतः कर सकता है, सकते हैं अथवा जैसा वह वे उचित समझे आदि शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2, निर्देशात्मक संविधियों की अनुपालना नहीं करने की दशा में न केवल अनियमितता होती है बल्कि संविधियां अकृत या शून्य हो जाती हैं। ऑप्शन 3, निर्देशात्मक संविधियों का निर्वचन उदारतावादी दृष्टिकोण से किया जाता है। ऑप्शन 4, निर्देशात्मक संविधियों के निर्देशों का सारवान रूप से अनुपालन कर लेना पर्याप्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निर्देशात्मक संविधियों की अनुपालना नहीं करने की दशा में न केवल अनियमितता होती है बल्कि संविधियां अकृत या शून्य हो जाती हैं। अगला प्रश्न है 32, एजुस्टेम जेनरिस का अर्थ है? ऑप्शन 1, सजाती। 2, उसी किस्म का। 3, उसी प्रकार का। 4, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी विधान जिसका साधारण उद्देश्य किसी विशिष्ट कोटि के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है में कोई उपबंध अस्पष्ट है जिससे उसके दो अर्थ निकलते हों, जिनमें से एक उस हित की रक्षा करेगा और दूसरा उसे नष्ट करेगा, तो वह अर्थ जो हित की रक्षा करे ठीक अर्थ है, अर्थात अर्थ है। उच्चतम न्यायालय ने इस हितप्रद अर्थान्वयन की व्याख्या की है। ऑप्शन 1, महादेवलाल बनाम महाप्रशासक पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महादेवलाल बनाम महाप्रशासक पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 34, निर्देशात्मक संविधि डायरेक्टरी स्टैट्यूट
के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है हमारा एक, निर्देशात्मक संविधियों के उपबंधों का यथावत पालन करना अनिवार्य नहीं होता है क्योंकि अनुपालन करना वैकल्पिक या विवेकाधीन होता है। ऑप्शन दो, निर्देशात्मक संविधियों की अनुपालना नहीं करने से दंड या शास्ति का प्रावधान नहीं होता है। तीन, ऐसी संविधियां व्यक्तिगत हितों को समर्थित करती हैं। ऑप्शन चार, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 35, निर्वचन के बाह्य सहायकों का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन एक, जब भाषा संदिग्ध हो। दो, जब अन्य आंतरिक सहायक अर्थ स्पष्ट करने में असफल हो जाते हैं। ऑप्शन तीन, जब न्यायालय द्वारा शब्दों का अर्थान्वयन करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसे सहायकों की मदद ली जाती है जो कानून के शरीर से परे हैं। ऑप्शन चार, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर चार, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 36, कानून में प्रयुक्त शब्दों को कुछ रूपांतरित कर सही अर्थ जाना जाता है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन एक, व्याकरणिक नियम। दो, स्वर्णिम नियम। तीन, साहचर्य ज्ञायते। चार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दो, स्वर्णिम नियम। अगला प्रश्न है 37, जब दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिनके अर्थ सदृश हों मीन्स एक समान हो एक साथ प्रयोग किए जाएं तो उन्हें उनके सजातीय अर्थ में समझा जाना चाहिए। यह किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन एक, अर्थान्वयन साहचर्य ज्ञायते। ऑप्शन दो, सजातीय अर्थान्वयन। ऑप्शन तीन, समरूप अभिव्यक्तियाँ समान अर्थ रखती हैं। ऑप्शन चार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक, अर्थान्वयन साहचर्य ज्ञायते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून में अंतर है क्योंकि संविधान से प्रदत्त किसी अन्य विधायिका के क्षेत्र को आनुषंगिक रूप से स्पष्ट कर लिया गया है, तो निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत में इसका उपचार उपलब्ध होगा? ऑप्शन एक, सार और मर्म का सिद्धांत। दो, ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। तीन, पृथक्करण का सिद्धांत। चार, आभासी विधान का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, सार और मर्म का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 39, संविधियों का अर्थान्वयन करने का अधिकार किसको प्राप्त नहीं है? ऑप्शन एक, न्यायालय को। दो, अधिकरणों को। तीन, राज्य की पंचायतों को। चार, जाति पंचायतों को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, जाति पंचायतों को। अगला प्रश्न है 40, निर्वचन के सहयोगी कौन कौन होते हैं? ऑप्शन एक, न्यायालय और अधिवक्ता। दो, संसद और विधानसभा। तीन, आंतरिक सहयोगी और बाहरी सहयोगी। ऑप्शन चार, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, आंतरिक सहयोगी और बाहरी सहयोगी। अगला प्रश्न है 41, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य इत्यादि 1955 SC 661 में क्या प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन एक, कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। दो, किसी प्रकरण के निर्णय उल्टे जा सकते हैं। तीन, यदि किसी संविधि का कोई भाग असंवैधानिक है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन चार, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चार, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 42, निर्वचन के आंतरिक सहयोगी कौन होते हैं? ऑप्शन एक, संविधि के भीतर की विषय वस्तु। दो, संविधि के शरीर से परे अन्य सहायक। तीन, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का निजी सहायक। चार, न्यायालय का पीठासीन अधिकारी एवं अधिवक्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, संविधि के भीतर की विषय वस्तु। अगला प्रश्न है 43, विशेष अधिनियमिति सामान्य अधिनियमित पर अधिभावी प्रभाव रखती है, कौन से सूत्र पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, जनर लिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। अगला प्रश्न है 44, दंड कानून का प्रभाव होता है भूतलक्षी, भविष्यलक्षी। ऑप्शन तीन, एक एवं दो दोनों। ऑप्शन चार, जैसा अधिनियम में वर्णित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, भविष्यलक्षी।
अगला प्रश्न है 45। कठोर अर्थान्वयन निम्न में से किस कानून का किया जाता है? ऑप्शन 1 दंड कानून, 2 कर कानून, 3 धनीय भार अधिरोपित करने वाले कानून, 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 46। विधानमंडल संसद द्वारा कार्यपालिका को अपनी विधायी शक्ति प्रत्यायोजित करने का क्या कारण है? ऑप्शन है 1 विधायिका के पास समय की कमी, 2 विधायिका के पास तकनीकी ज्ञान की कमी, 3 विधि की प्रायोगिकता का परीक्षण, 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 47। निर्वचन इंटरप्रिटेशन को प्रचलित भाषा में किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन 1 अर्थान्वयन, 2 व्याख्या, 3 गवेषणा, 4 रहस्योद्घाटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थान्वयन। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है 48। भारत में प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने आदेश या रिट द्वारा प्रत्यायोजित विधान को शून्य, निष्प्रभावी व शक्ति के बाहर घोषित कर सकती है। ऑप्शन 2 विधायिका को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रत्यायोजित विधान को निरसित, स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है, लेकिन विधायिका को समयाभाव के कारण प्रत्यायोजित विधान पर विचार करने का अवसर नहीं मिलता है। ऑप्शन 3 कुछ हद तक प्रत्यायोजित विधान के दोषों और त्रुटियों पर लोकमत, विशेषज्ञों की राय और मीडिया के प्रचार द्वारा भी नियंत्रण रखा जा सकता है। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो एग्ज़ाम में बहुत सहायता करेगी और यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों की सहायता हो एग्ज़ाम में। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस वीडियो का लाभ ज़रूर मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों की आगे और वीडियो के माध्यम से मदद कर सकूं। और इसके अगले पार्ट की वीडियो अगले वीडियो में आएगी। धन्यवाद।